हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चौथा पेपर राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में राजनीतिक समाजशास्त्र की विशिष्ट उपागम। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम वर्तमान समय में राजनीतिक समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र में भी सबसे अधिक प्रचलित और बहुचर्चित उपागम है वर्तमान समय में, जो कि मानव व्यवहार को प्रतिष्ठित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में व्यवहारवादी या व्यवहारात्मक उपागम राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में सबसे अधिक प्रचलित उपागम है। ये उपागम मानव व्यवहार को प्रतिष्ठित करता है। इस उपागम का विकास सावयव, स्वरूपवादी, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, आदर्शात्मक तथा संघर्षात्मक आदि उपागमों के विरोध में हुआ है। यानी कि व्यवहारवादी उपागम अन्य उपागमों जैसे कि आदर्शात्मक उपागम, संघर्षात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम आदि का विरोध करता है। यह उपागम संविधान के अनुच्छेदों या आदर्शों के अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। यानी कि व्यवहारवादी उपागम संविधान के अनुच्छेदों और आदर्शों के अध्ययन की बजाय व्यक्तियों के व्यवहार पर अधिक बल देता है, जिसमें व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार भी आता है। चाहे वे व्यक्ति शासित वर्ग हो या शासक वर्ग, इन सभी के व्यवहार के अध्ययन पर व्यवहारवादी उपागम बल देता है। इस उपागम में व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना भी की जाती है तथा यह आनुभाविक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों पर अधिक बल देता है। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक में आमंड, ईस्टर्न, लेसवेल, पोम्पर, टूमेन आदि विद्वान इस उपागम के समर्थक हैं। डेविड टूमेन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम की दो प्रमुख मांगे हैं। पहला ये कि व्यवहारवादी उपागम का कहना है कि अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए, और दूसरा इनका ये कहना है कि इसमें मुख्य रूप से आनुभाविक विधियों को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि ये दो बातें कहते हैं, व्यवहारवादी उपागम दो बातें कहता है कि अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए, यानी अनुसंधान को व्यवस्थित अनुसंधान से ये तात्पर्य है कि प्रकल्पनाओं को परिशुद्ध प्रस्तावना देना चाहिए तथा प्रमाणों को यथातथ्य व्यवस्थित करना चाहिए। कहने का मतलब कि ये व्यवस्थित अनुसंधान पर बल देता है और अनुसंधान में मुख्य रूप से आनुभाविक विधियों का प्रयोग करने पर बल देता है। व्यवहारवादी उपागम के बारे में चार विशेषताएं बताई जाती है या
यूँ कहें कि व्यवहारवादी उपागम की 4 मान्यताएं हैं। यह कि यह व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के व्यवहार का विश्लेषण करता है। पहली मान्यता यह है कि यह व्यक्तियों और सामाजिक समूह के व्यवहार का विश्लेषण करता है। दूसरा यह है कि यह सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र से विषय संदर्भ लेकर के अनुसंधान और सिद्धांत का विकास करता है। नेक्स्ट इसकी मान्यता है कि व्यवहारवादी उपागम अनुसंधान और सिद्धांत की पारस्परिक आत्मनिर्भरता में विश्वास करता है। यह इस बात पर बल देता है कि तथ्य सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत तथ्यों की ओर जाने चाहिए। फिर इनकी ये मान्यता है कि विश्वसनीयता तथा परिशुद्ध प्रविधियों और पद्धतियों के द्वारा ही तथ्य संकलन किया जाना चाहिए। यानी व्यवहारवादी उपागम का ये मान्यता है कि मान्य, विश्वसनीय तथा परिशुद्ध प्रविधियों और पद्धतियों के द्वारा ही तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संघर्षात्मक उपागम। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था में या प्रत्येक संगठन, समूह या प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। जहाँ सहयोग जीवन या व्यवस्था में एक रूपता, मतैक्य, एकीकरण और संगठन का विकास करता है, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष समाज में दमन, विरोध या हिंसा को उत्पन्न करता है। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक उपागमों में व्यवस्था के संतुलन अथवा एकात्मकता के आयामों को महत्व दिया जाता है, अतः इसके विरोध में एक अन्य उपागम विकसित किया गया है जिसे संघर्षात्मक उपागम कहते हैं। संघर्षात्मक उपागम में व्यवस्था में पाए जाने वाले तनाव व संघर्ष के आयामों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस उपागम के समर्थक आधुनिक समाज में तनाव व संघर्ष की बात करते हैं। यानी कि इस उपागम के समर्थकों का कहना है कि आधुनिक समाज तनाव व संघर्ष से पीड़ित है और सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर के असहमति, प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थों की प्रधानता होती जा रही है, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है, संघर्षात्मक उपागम के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक तनाव एवं संघर्ष के प्रति विमुख होने के कारण संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं व्यवस्थात्मक उपागम वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक नहीं है। संघर्षात्मक उपागम के समर्थकों में सीमेल, कोजर, मार्क्स, डेहनरॉप, कॉलिंस, ड्यूक, बेघट, समनर आदि विद्वान हैं,
जिन्होंने इस उपागम को समर्थन प्रदान किया है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्थिति, शक्ति तथा सीमित साधनों के मूल्यों अथवा अधिकारों के लिए होने वाले द्वंद्व को संघर्ष कहा जाता है। यानी कि शक्ति, स्थिति और सीमित साधनों अथवा अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो द्वंद्व होता है उसे इन्होंने संघर्ष का नाम दिया है, जिसमें संघर्षरत समूहों का उद्देश्य न केवल मूल्यों को प्राप्त करना होता है बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों को प्रभावहीन करना तथा हानि पहुंचाना या समाप्त करना भी इनका उद्देश्य होता है। कोजर का कहना है कि संघर्ष समूहों के अंतर्गत व्यक्तियों में, यानी कि समूहों के व्यक्तियों में या व्यक्ति तथा समूह में या विभिन्न समूहों के मध्य भी हो सकता है। संघर्ष उपागम के 3 प्रमुख स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला संघर्ष रूपावली, दूसरा है संघर्ष प्रगटना की व्याख्या और तीसरा है संघर्ष एक कार्यप्रणाली के रूप में। पहला है संघर्ष रूपावली। संघर्ष रूपावली, इसके अंतर्गत इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति या समूह सीमित साधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या संघर्ष करने में लगे रहते हैं। संघर्ष प्रगटना की व्याख्या दूसरा, जिसमें यह तर्क स्वीकार किया जाता है कि समाज में संघर्ष स्थानिक है तथा इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि समाज में संघर्ष होता ही है और संघर्ष के क्या कारण है ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, संघर्ष एक कार्यप्रणाली के रूप में तीसरा स्वरूप इसका यह है, इसके अंतर्गत संघर्ष को एक कार्यप्रणाली या राजनीतिक दांव-पेच के रूप में माना जाता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर भी जोर देता है कि ज्ञान कार्यवाही की मांग करता है। डेहेंड्रोफ ने संघर्ष उपागम की 4 विशेषताओं को प्रमुख माना है। इन्होंने संघर्ष को एक अनिवार्य सामाजिक तथ्य बताया है, क्योंकि वर्तमान समय में औद्योगिक समाज में संपूर्ण सामाजिक जीवन हितों एवं स्वार्थों से ये प्रेरित होता है। तो डेहेंड्रोफ के अनुसार संघर्ष उपागम की 4 विशेषताएं इस प्रकार से है। इनका कहना है कि प्रत्येक समाज सदैव परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन रहता है, यानी कि समाज में परिवर्तन सर्वव्यापी है। कभी भी किसी भी समाज में किसी भी समय में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी विशेषता संघर्ष उपागम की इन्होंने ये बताई है कि प्रत्येक समाज सदैव मतभेद तथा संघर्ष प्रदर्शित करता है, यानी कि इनके अनुसार सामाजिक संघर्ष सार्वभौमिक के सभी समाजों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात ये कहते हैं कि समाज का प्रत्येक तत्व इसके विघटन एवं परिवर्तन के लिए योगदान देता है। कहने का मतलब है कि समाज जिन तत्वों से बना हुआ होता है
वो सभी तत्व इसके विघटन और परिवर्तन के लिए योगदान प्रदान करते हैं, ऐसा इनका मानना है। फिर नेक्स्ट बात है कि प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों पर अन्य द्वारा बाध्यकारिता पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों पर दूसरों के द्वारा दबाव पर आधारित होता है, ऐसी इनकी मान्यता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संघर्षात्मक उपागम में मूल्यों की एकात्मकता के स्थान पर संघर्ष या प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।